हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसके लिए बिहार बोर्ड ने क्लास 10th का मॉडल पेपर ही जारी कर दिया। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है। इसमें कितने प्रश्न रहेंगे? 80 प्रश्न रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 80 प्रश्न रहेंगे लेकिन 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और OMR शीट पर रखना है। देखेंगे 10 अंक अवश्य लिखें। ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है। परीक्षा में जाने से जाके आंसर शीट रंगने से पहले क्या करेंगे आप लोग? उत्तर को पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर रंगे। कह रहा है कि जो है सो इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा गोल। उसमें क्या करना है कि रंग से भरने के लिए रहेगा, तो इस तरह से रंग को भर दीजिएगा, एकदम गोला से ही भरिएगा। तो बिना लेट के हुए वीडियो को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। दे देगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। दो देखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पूछेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। 3 देखेंगे, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो जो दाढ़ी बनाने में दर्पण उपयुक्त होता है कौन होता है? वो होता है बी, अवतल दर्पण। 3 देखेंगे। 5, अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है? तो आर क्या होता है? आर बराबर 2f। तो एफ पूछ रहा है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2। तो r/2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर r/2। 6 देखेंगे, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। अगर अभिसारी दर्पण आएगा तो किसे कहेंगे? अवतल दर्पण को। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 7 देखेंगे, दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? जो दृश्य प्रकाश है उसमें किस वन का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो उसमें बैंगनी का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे क्या होता है? न्यूनतम होता है। 8 देखेंगे, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो जो तारों का टिमटिमाना है या प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 9 देखेंगे, निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। दे देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये भी याद रखिएगा। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10 देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। अगर परावर्तन का भी देगा तो कितना मारेंगे? परावर्तन का भी देगा तो 2 मारेंगे। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो जल विद्युत संयंत्र है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 12 देखेंगे, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ मोमबत्ती है वो किसको किस रूप में बदलता है? तो जो जलता हुआ मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 देखेंगे, एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होगा? कह रहा कि एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होगा? तो विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 देखेंगे, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना है। श्रेणी क्रम के फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है R1 + R2 डॉट 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 RN, यानी कि क्या होगा? ये सीरीज इसी तरह से जाएगा तो इसलिए श्रेणी क्रम में होगा। 15 देखेंगे, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय कि जिस छड़ का प्रयोग किया जाता है वह है। तब विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16 प्रश्न को देखेंगे, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? जो उच्च ताप है उस पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? 16, तो कौन प्रक्रिया पूरी की जाती है? 16 का ए, नाभिकीय विखंडन। 17 देखेंगे, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। जो सौर ऊर्जा है उसको सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति किसकी है? सौर सेल को। सौर ऊर्जा हम लोग छत पर लगाते हैं। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18,
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम जो होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। इसमें नहीं है, तो इसमें ए नहीं है, तो चाहे तो इसका आंसर सी हो सकता है 18 का 12 से 14 किलोमीटर, या नहीं तो फिर 15 किलोमीटर नहीं है तो फिर डी हो सकता है। तो आप लोग के जो अच्छा लगे वो आंसर कीजिए, सी या डी। बोलिए, सेल का विद्युत वाहक बल है, जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो क्या है? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल है। तो 19 का सही आंसर ए होगा। 20 देखेंगे, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो जो घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से आपूर्ति होती है किसकी होती है? प्रतिवर्ती धारा की होती है। प्रतिवर्ती धारा घरों में कितना आता है? तो 220 वोल्ट आता है। तो 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 21 को देखेंगे, वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण है जो असंभव किसमें? कांच में, निर्वात में, जल में या फाइबर में? तो वर्ण विक्षेपण जो असंभव है किसमें? फाइबर में असंभव है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 को देखेंगे, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में जो रखा एक कांच का प्रिज्म है आपतित किरण को किधर मोड़ता है? तो आधार की ओर मोड़ देता है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 देखेंगे, Zn 2Zn प्लस O2 अभिक्रिया के बाद 2Zn O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए 2Zn प्लस O2 यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24 को देखेंगे, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। जो खाने वाला सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम पूछेगा तो क्या होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीठा सोडा कहते हैं। व्यापारिक नाम इसका क्या है? मीठा सोडा है। 25 देखेंगे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है वो कौन है? वह है पारा। धातु कहा है, अगर यहाँ पर अधातु कहता, अधातु कहता तो कौन हो जाता? अधातु कहता तो ब्रोमीन हो जाता। लेकिन यहाँ पर कौन कहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो पाया जाने वाला धातु है वो कौन है? तो है पारा। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? हीलियम है, He। शून्य समूह कहने का अर्थ है कि अक्रिय गैस, जिसे नोबल गैस भी कहते हैं। ये 18वां वर्ग में है। इसमें 5 तत्व 6 तत्व आते हैं और सभी तत्वों के नाम लिखते हैं। और सभी तत्व हो जाते हैं कौन? एक है पहला हीलियम, फिर हो जाएगा नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और फिर रेडॉन हो जाता है। तो सभी क्या है? 0 समूह के तत्व हैं। ये सभी को अक्रिय गैस या नोबल गैस भी कहते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे 27, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, कह रहा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यानी कि Na2CO3 के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाएंगे तो उसका रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग परिवर्तित होकर पीला हो जाएगा। 28 देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक को भी बोलते हैं, गंधक को ही क्या कहते हैं? गंधक को ही सल्फर कहते हैं। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? 16 है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 30 देखेंगे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या है? कहा कि जो अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल एक आयनित है। हम लोग परिभाषा ही जानते हैं कि अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, कि हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, इसलिए क्या है? ये जल में घुलनशील है, क्या है? आयनित है। एक आते देखेंगे, अधिकतर धातु की ऑक्साइड होती है। तो जो धातु की ऑक्साइड होती है अधिकतर कैसी होती है? तो अधिकतर धातु की ऑक्साइड जो होती है क्षारीय होती है, और अधिकतर अधातु की ऑक्साइड कहता है तो अम्लीय हो जाता है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? हम लोग जानते हैं कि शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, इसमें मिलाया जाता है। तो कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो कॉपर यानी कि तांबा मिलाया जाता है। या औरम का परमाणु संख्या, इसे सोने का संकेत Au है, इसका परमाणु संख्या 79 होता है, ये भी याद करते चलिएगा। 33 देखेंगे, NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया के बाद AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया? ये जो अभिक्रिया है अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो सोडियम क्लोराइड
Ag से होता है अर्जेंटम यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर अभिक्रिया के बाद सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। कैसे अभिक्रिया आती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 देखेंगे, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन है क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। उपधातु की संख्या कितनी होती है? तो उपधातु की संख्या 7 होती है। ये भी याद रखिएगा, उपधातु की संख्या, जो उपधातु की संख्या है वो कितनी होती है? तो उपधातु 7 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 35 देखेंगे, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वो कहलाते हैं। तो जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? वो उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। उत्कृष्ट गैस को ही शून्य वर्ग तत्व कहते हैं। अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 36 देखेंगे, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? जो कहा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है सोडियम कार्बोनेट। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। 37 देखेंगे, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो कह रहा है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो जो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड होगा कौन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 38 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? एल्काइन का है, तो एल्काइन का सूत्र पहले क्या होता है? तो एल्काइन का जो सूत्र होता है देखेंगे, CnH2n माइनस। एल्काइन का सूत्र कौन सी होता है? CnH2n-2। तो मेथ एथ यानी कि ए, तो सी यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 माइनस 2 यानी कि भी 2 आ जाएगा। तो C2H2 कौन हो जाएगा? सी। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्किन का सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का हो जाएगा CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, यही हो जाता है। तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 39 देखेंगे, CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम क्या है? CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम मेथॉक्सी एथेन है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यौगिक ईंधन के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्या है? 40। तो 40 जो है यौगिक ईंधन के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? यौगिक ईंधन एथेनॉल का। किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो यौगिक ईंधन के रूप में हम लोग जो करते हैं, यौगिक ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं? एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41 देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH Zn से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है? तो Na2ZnO2 और H2 बनाता है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 देखेंगे, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या आता है? जो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें 10 रावा जल होता है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 43 देखेंगे, 43 प्रश्न कहता है कि अम्लराज सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? HNO3 और HCl का अनुपात 1:3 होता है। और अगर HCl आगे रहे, क्वेश्चन कोई घुमाता है, और HNO3 बाद में, तो इसका क्या देंगे? 3:1। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 44, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ रहते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के बाद जो बनता है क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 45 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो ये अम्लीय ऑक्साइड कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 46 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पथ को नीला कौन कर देता है? जो क्षार रहता है। और 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वस्थ शरीर का समान पीएच मान कितना होता है? जो स्वस्थ शरीर का समान पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.8। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 48 देखेंगे, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो ग्लूकोज जो है सो जल में विलय है। हम लोग ग्लूकोज जो लाते हैं गर्मी के दिन में क्या करते हैं? लाकर बाजार से घोल के पीते हैं, तो जल में विलय है इसीलिए ना। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 49, निम्नांकित में कौन अमलगम है? तो अमलगम वही होता है जिसके साथ पारा रहता है। तो इसमें किसके साथ पारा रहता है? बी के साथ, सोडियम। और तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमलगम में पारा की उपस्थिति अनिवार्य है। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 50 देखेंगे, निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो जिंक सल्फेट के विलयन से कौन जिंक को कौन विस्थापित करता है? तो कॉपर विस्थापित करता है। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 51 देखेंगे,
ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां कहलाती है। जो ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जा रहा है तो कौन कहलाता है? धमनियां कहलाएगा। तो इक्यावन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 52 देखेंगे, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 53 देखेंगे, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो जो स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं जलमग्न हाइड्रोफाइट्स पर होते हैं। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 54 देखें, किण्वन क्रिया जो होती है फर्मेंटेशन वो किस में होती है? तो ईस्ट में होती है। तो 54 का सही आंसर बी ए ईस्ट हो जाए। इसके बाद होता है मशरूम में भी होता है, किसमें? मशरूम में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, मशरूम में होता है, सब क्या होता है? इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। 55 देखेंगे, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो जो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या कहलाता है? फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय ही फल का निर्माण करते हैं। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 56 देखेंगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6। तो कौन है? बी। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 57 देखेंगे, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल को ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल या हरित लवक। 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 58 देखेंगे, अंडोत्सर्ग का कारण है। जो अंडोत्सर्ग का कारण है वह, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलएच। एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है? LUTEINIZING, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। एच से क्या होता है? हार्मोन। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एलएच। 59 देखेंगे, निम्नलिखित में किस में अलैंगिक जनन द्वारा विखंडन नहीं होता है? अलैंगिक जनन द्वारा विखंडन नहीं होता, ये पूछ रहा था। किस में नहीं होता? ईस्ट में अलैंगिक जनन द्वारा विखंडन नहीं होता है। 60 देखेंगे, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता था? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो पित्त। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पहला पित्त रस, अग्नाशय रस, आत रस। तीन में सभी का भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण है। तीन में से सभी। 61 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 62 है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है अग्नाशय में पाया जाता है। 62 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 63 देखेंगे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 64 देखेंगे, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया का आरंभ होता है कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। तो 63 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 64 का। 65 देखेंगे, निम्नलिखित में पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में सहायक कौन होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। 65 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 66 देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 67, ओजोन परत है। ओजोन परत कैसा है? ओजोन परत हम पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। कैसा? लाभदायी है। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 68 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 69 देखेंगे, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जब श्वसन क्रिया होता है तो उसके अंदर एटीपी टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 70 देखेंगे, जो एथाइल अल्कोहल है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो एथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन से बनता है। 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 71 देखेंगे, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो श्वसन गैसों के परिवहन में कौन भाग लेती है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पलस। देखेंगे 72, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट जो है कहाँ जमा होते हैं? पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तियों में, या इनमें से सभी? तो जो पादप अपशिष्ट हैं वो इनमें से सभी में जमा रहते हैं। 72 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 73 देखेंगे, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो जो मनुष्य का आहार नाल में कौन सा भाग है जो एंजाइम को स्रावित नहीं करते हैं? तो यह ग्रास नली। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 74 देखेंगे, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो जो मूत्र की सांद्रता है वो उपस्थिति एडीएच के उपस्थिति पर निर्भर करती है। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक। रुक जाइए, एडीएच पर करता है। इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए डी
एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक आवश्यक हार्मोन। तो एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ए से एंटी, डी से डायूरेटिक, और 74 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 75 देखेंगे, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो पौधे की वृद्धि से कौन संबंधित नहीं है? एब्सिसिक अम्ल जो है से पौधे की उपस्थिति से संबंधित नहीं है। बाकी ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन सभी पौधों की वृद्धि से संबंधित है। तो 75 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 76, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो जो मानव तंत्र है, मानव का हृदय वो किसका भाग है? पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, या उत्सर्जन तंत्र का, या परिवहन तंत्र का? जो तो मानव हृदय जो भाग है वो क्या है? परिवहन तंत्र का भाग है। तो 76 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 77 देखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। तो जीवों के वंशानुगत क्रम से संबंधित तो क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी की खोज किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यह भी याद रखिएगा। 78, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? जो हम लोग सांस लेते हैं और किसको ग्रहण करते हैं? हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 79, ग्लूकोज में कार्बन में के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। C6 तो कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 80, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित है। जो मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित है कौन है? मेडुला है। तो आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही, प्रश्न को ही सिर्फ करेंगे, और जो आगे का जो सब्जेक्टिव है जो मॉडल पेपर में दिया है उसको अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग टाइप हो जाएगा। इसलिए वीडियो को आज लोग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज जो प्रश्न कराए हैं ये हम पिछले दो वीडियो में भी, इसमें से बहुत सा प्रश्न है जो हम करा चुके हैं पिछले मॉडल पेपर में। तो आप वो दोनों मॉडल पेपर को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से हम सभी वीडियो को चढ़ाते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो देखने के लिए